जाइए। मेरा अपना अनुभव है कि जब आप पीवाईक्यूज लगाते हैं 15-20 साल के पेपर, तो मुझे ये साफ वहां दिखाई पड़ता है कि हर जगह से लगभग क्वेश्चन आए हुए होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर पीवाईक्यूज ठीक से लगाया जाए तो जिस उद्देश्य से हमने ये बात कहा कि पहले क्वेश्चन लगाइए फिर नोट्स पे जाइए, वो सॉल्व हो जाता है, अर्थात आपका नोट्स पूरा अपने आप रिवाइज हो जाता है। लेकिन कब? जब आपके क्वेश्चन लगाने का तरीका सही हो। आज हम इसी पे आपको फोकस कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे लगाना चाहिए, और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आपको इसको प्रूव भी करेंगे। प्रश्न आया कि सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, अब क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। तो पहले आपको यह समझना होगा कि जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आप यह सोचकर ना लगाएं कि आपको फिर यही क्वेश्चन मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता, कम मिलता है लेकिन मिलता है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल वही क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन को आप सलीके से लगाते हैं, जिस पर हम हमेशा जोर देते हैं, विथ एक्सप्लेनेशन, आसपास पूरा कवर करते हुए, तो आप ये महसूस करेंगे कि वो क्वेश्चन नहीं आया तो उसके आसपास के दायरे से दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। और आपको यही हम दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, आपके पीछे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन का जगह रिपीट होता है। इसको पहले आप करेक्ट करिए। क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन जब आप लगाते हैं तो वो आपको यह बताता है कि पर्टिकुलर ये जगह इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में क्वेश्चन लगाने से आपको तैयारी की दिशा कैसी है ये समझ में आती है, क्या पढ़ना है और किन जगहों को छोड़ देना है यह समझ में आता है। यह बहुत बड़ा लाभ नहीं है कि वो क्वेश्चन आया या नहीं आया, क्योंकि वो नहीं आएगा तो कुछ और आएगा। और हम सीधे आपके मुद्दे पर आए, हम आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। ये यूपीपीसीएस मेंस 2012 में आया है। कुछ लोग इसको लेकर कंफ्यूज होंगे, थोड़ा सा हम आपको वो बता दें। सोचता कुछ लोग इसको लेकर के यहां पर कंफ्यूजन होगा कि सर मेंस में आया है ये कैसे। तो आपको ये बता दें कि उस समय मेंस में जीएस ऑब्जेक्टिव होता था यूपीपीसीएस में। और हम आपसे एक बात और कहेंगे कि अगर आपको किसी सोर्स से वो जो 8-10 साल पेपर हुए थे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर मेंस वाले, अगर वो भी पीवाईक्यूज मिल जाएं तो आप उनको भी उठा लीजिए। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आपको पेपर सॉल्व करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको मिल गए। वो भी कलेक्शन लेने का प्रयास कीजिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम मान लीजिए हमने कहा एक वर्ष में स्वराज, आपको आंसर आ गया कि ठीक है गांधी जी के असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। मान लीजिए आपके सामने ये बात आ गई। अब अगर हम यहीं से आगे बढ़ गए, यह क्वेश्चन लगाने का सही तरीका नहीं हुआ। अगर आपने ये कहा कि एक वर्ष में स्वराज का, अगर आपको आता है कि गांधी की असहयोग आंदोलन का था, तो आपको ये जानना चाहिए कि गांधी के असहयोग आंदोलन के कौन कौन से लक्ष्य थे। पहला क्वेश्चन यह आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गांधी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था कब? 1920 में। ये आपको मालूम होना चाहिए, अगस्त 1920 में। जब गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो कोई भी आंदोलन होता है, आज भी आप देख रहे हैं छात्रों का एक आंदोलन हो रहा है, तो कुछ लक्ष्य होते हैं। बिना लक्ष्य के आंदोलन का कोई मतलब नहीं होता है। तो उस आंदोलन के कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं जो घोषित किए जाते हैं। तो वैसे ही गांधी जी ने 3 उद्देश्य घोषित किए थे। उसमें से एक तो यही था कि एक वर्ष में स्वराज, दूसरा जो था वो था खिलाफत का मुद्दा, और तीसरा जो था मुद्दा वो था कि जलियांवाला कांड में दोषियों को सजा जो हुआ था। तो अगर आप यही लेकर चले गए तो आप क्वेश्चन सही से नहीं लगाए, आप ये जान गए। सच कहें तो हमारा मानना होता है कि यहां भी रुकने लायक नहीं है। अब आपको असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, गांधी ने शुरू किया। गांधी जी का यह पहला सशक्त जन आंदोलन था। सशक्त जन आंदोलन की बात कर रहे हैं आप। चंपारण छोड़ दीजिए पीछे पहला, या फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। अगर सशक्त जन आंदोलन करें वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिलहाल हम मान लीजिए इतना चर्चा करें, तब आगे एक मुद्दा उठता है। गांधी जी के 3 उद्देश्य ये जो थे उन्होंने इसको लेकर चले। अब आगे इस गांधी जी के इस असहयोग प्रस्ताव को कांग्रेस से पारित कराने के लिए आप अगर एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो 2 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के।
एक हुआ था पहले विशेष अधिवेशन कांग्रेस का, वो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, और दूसरा हुआ था ये आपका सितंबर में हो गया था, ये सितंबर 1920 में, और दूसरा हुआ था नागपुर। ये नियमित अधिवेशन है, नागपुर अधिवेशन, जो अमूमन दिसंबर में होता है, अब भी शायद दिसंबर में लगभग होता है, ये दिसंबर 1920 में हो गया। अब आपको यहां भी अगर जाते हैं, क्योंकि आप पहले पढ़ाई कर चुके हैं, तो आप यहां गए, अब आपको जानना होगा कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। फिर ये भी एक मुद्दा आ गया कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है लाला लाजपत राय। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम है विजय राघवाचारी। जो कलकत्ता अधिवेशन था, और आगे जाना चाहिए, जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, लेकिन प्रस्ताव पारित तो हो गया लेकिन सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ। क्वेश्चन फिर आया हुआ है कि सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था। तो इस अधिवेशन में सबसे ज्यादा जो विरोध करने वाले थे उनका नाम है सी आर दास। हालांकि और भी लोग हैं, एनी बेसेंट भी हैं, मदन मोहन मालवीय भी हैं, चंद्रावरकर भी हैं, ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा सी आर दास ने। अब यही बात नहीं रुकनी चाहिए, सी आर दास ने विरोध किया तो सी आर दास ने विरोध क्यों किया फिर, और पीछे जाए तो सी आर दास ने विधान परिषदों में भागीदारी के मुद्दे पर, चूंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1920 में, विधान परिषदों के चुनाव होने थे, असहयोग आंदोलन में भाग लेने का मतलब यह है कि हमको सरकार के विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं या अन्य जो भी सरकारी जो कार्यकलाप उसका विरोध करना, उसमें चुनाव भी विरोध करना हो जाता, जिसके लिए सी आर दास तैयार नहीं हो रहे थे। अब सी आर दास ने यहां विरोध किया, प्रस्ताव ठीक है पारित हो गया। और भी लोग थे, वो नाम आपको सब जानने चाहिए, अगर आप भी एक्सपेंशन लगा रहे हैं कुछ नहीं छूटेगा फिर, इसलिए क्वेश्चन लगाने में समय लगता है। लोगों को लगता है कि हमने तो क्वेश्चन पूरा ठीक से लगा लिया है, क्वेश्चन मिला नहीं, मिलता है। लेकिन एक और बड़ा बढ़िया प्रश्न हो गया कि यही जो सी आर दास थे, उन्होंने जब नागपुर का अधिवेशन हुआ तो इन्हीं सी आर दास ने प्रस्ताव रखा, मतलब प्रस्तावक हो गए, यहां विरोध कर रहे थे, यहां इन्होंने प्रस्ताव रख दिया। सामान्यतः आप समझ बात नहीं आएगी है, लेकिन उसके भी कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, बहुत से कारण थे। कांग्रेस की एकता को बनाए रखना तो कारण था ही, गांधी जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास बढ़ता था, देख रहे थे, ये भी था। एक बड़ा कारण था कि दिसंबर से पहले नवंबर में चुनाव हो चुके थे और उनका मुद्दा तो वही था, चुनाव में भागीदारी। जब वो समय निकल गया तो उनका विरोध गांधी जी या आंदोलन के लिए बहुत विशेष था, वो चुनाव में भागीदारी की वजह से इस चीज से पीछे हट रहे थे। जब वो मामला खत्म हो गया तो कांग्रेस बिखर जाए, आंदोलन कमजोर पड़ जाए, गांधी जी नेतृत्व में आंदोलन मजबूत दिखाई पड़ा था, तो ऐसे लगा कि विरोध का कोई अब औचित्य नहीं रह गया, उन्होंने विरोध वापस ले लिया। एटलीस्ट हमको यहां तक तो समझना ही चाहिए। नागपुर में जब हम गए, विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हो गया, सी आर दास ने प्रस्ताव रखा, अली बंधुओं के सहयोग से प्रस्ताव पारित हो गया। हालांकि ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन के लगातार विरोध में ही थे, जिसमें कई कारण हैं। एक तो खिलाफत का मुद्दा ही है, एक्चुअली में खिलाफत के मुद्दे को जिन्ना, ये भी आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन जिन्ना की इसमें सोच देखिए। खिलाफत के मुद्दे पर जिन्ना का यह कहना था कि धार्मिक मुद्दा है और इसे राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मुद्दों में शामिल नहीं करना चाहिए। जिन्ना के उस समय के विचार की थोड़ी अलग दिखाई पड़ रही है आपको। तो ऐसी स्थिति में जिन्ना ने भी आंदोलन का विरोध किया था। अब यहाँ पे जब नागपुर में आए तो मेरा तो मानना यह है कि नागपुर अधिवेशन की और बातें भी आपको जाननी चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको आया हुआ है। जैसे नागपुर अधिवेशन में ही रियासतों संबंध में भी एक प्रस्ताव आया था, इसमें यह कहा गया था कि वहां के शासक जनता को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दे। यहीं पर एक और बात आई थी कि भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन की बात कही गई थी। यहीं पर 300 सदस्यों वाली कांग्रेस समिति के गठन की बात कही गई थी। तो अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो निश्चित इस चीजों की चर्चा हुई होगी। अब आप एक क्वेश्चन के समय में इस इतनी बातों को आप समेट लें एक्सप्लेनेशन में, लेकिन ये तब संभव है, ध्यान रखिएगा, जब आपकी पढ़ाई पीछे पूरी हो गई है। इस 3-4 महीने की बात हम कर रहे हैं।
हम एक सही तरीके से पढ़ने वालों की बात कर रहे हैं। हम उन 5 लाख में से उन 4 लाख की बात नहीं कर रहे हैं जो केवल भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, फॉर्म केवल भरते हैं और एग्जाम के समय में 3 महीने तैयारी करते हैं, फिर गायब रहते हैं, फिर फॉर्म होता है। तो वो एक्चुअली में हमेशा आप समझते होंगे कि 5 लाख 6 लाख लड़के बैठ रहे हैं, सीरियस लड़के 1 लाख से कम रहते हैं, 1 लाख के आसपास। उसके बाद उसमें भी और सीरियस, फिर और सीरियस, फिर फाइनली आप प्री निकालते हैं। ये एक तरीका हुआ क्वेश्चन लगाने का। अब हम तो ये समझते हैं इस मुद्दे पर आप आए तो अब एक मुद्दे से मुद्दे निकलते हैं। अब जैसे हमने कहा खिलाफत एक मुद्दा यहां था, तो आपको खिलाफत आंदोलन जानना चाहिए, क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन। अब यहाँ पे इस पूरी बात शायद वहां तक न जाए, अलग हेडिंग है, लेकिन यहां तक तो एक्सप्लेनेशन बनता है। आपने कहा कि जलियांवाला कांड, जलियांवाला कांड क्या था, किस घटना के विरोध में हुआ था, कब हुआ था, वो सब भी आपको जानना चाहिए। फिर तो ठीक है, क्योंकि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला कांड एक अलग हेडिंग ही आप पढ़ते ही हैं, वहां से भी अलग क्वेश्चन है, तो उसको भी ठीक है यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना एक्सप्लेनेशन जरूरी है। तो हम फिर एक बार कहेंगे, अगर आपके मन में यह भ्रम है कि क्वेश्चन लगाने से फायदा नहीं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, इसका सीधा मतलब है कि आप क्वेश्चन लगाने के सही तरीके से परिचित नहीं है। आप ये नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन नहीं रिपीट होता, क्वेश्चन की जगह रिपीट होती है। जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आप ये समझते हैं कि इन जगहों से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उस जगह से इस दायरे तक आ रहे हैं, ताकि आपका नोट्स उस दायरे को कवर कर रहा हो। ठीक, अब आप आगे देखिए क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ हैं तो आपको देखिए सीआर दास का नाम आ गया यहां पर, सीआर दास, और पूरी और बात भी क्यों क्या कैसे अब ये भी जान गए। और आगे जाने लंबा हो जाएगा वीडियो आपका। यही सीआर दास थे। क्या हुआ 1920 के बाद, जब 22 में चौरी चौरा कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, तो 22 में ही सीआर दास कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और सीआर दास ने फिर एक बार मुद्दा उठाया कि अब तो फिर अब विधान परिषद चुनाव 23 में होने जा रहे हैं, अब तो आंदोलन भी समाप्त हो गया है, तो अब पुनः भागीदारी की जाए और शामिल होकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाए, सरकार के विरुद्ध मुद्दे उठाए जाए, अंदर परिषदों में शामिल होकर। जैसा कि आप एक समय से देखे होंगे, आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे पर थी जब अन्ना हजारे से उनका एक कंफ्लिक्ट हुआ, वो नहीं चाहते थे, कुछ वैसा ही हुआ था यहां पर भी। गांधी के जो खेमा था, गांधी और उनके जो राजगोपालाचारी वगैरह, वल्लभ भाई पटेल वगैरह, उनका अपना एक अलग वो था, उनको कहा गया था नो चेंजर्स, और जो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इनको कहा गया था प्रो चेंजर्स। इन लोग शामिल होना चाहते थे, तो यही इसको भी वहां जोड़ सकते हैं कि फिर यही मुद्दा उठेगा विधान परिषद। गया अधिवेशन में जब विरोध हुआ, प्रस्ताव उनका खारिज हो गया, इन्होंने इस्तीफा देकर के एक अलग पार्टी बना ली, स्वराज्य पार्टी, लेकिन वो फिर भी एक अलग हेडिंग है, आगे ना भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन, खिलाफत के पृष्ठ पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। आप तो बहुत सामान्य क्वेश्चन हो गया, सोचना ही नहीं है, कहां आया है लिखा हुआ। फिर आप देखिए, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था, फिर वह मुद्दा आ गया। खिलाफत प्रश्न कारण था, पंजाब में अत्याचार अभी आप पढ़े हैं, रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन नमक कानून तो यहां नहीं शामिल है। ठीक, तो सही आंसर, हालांकि यहाँ पर रॉलेट एक्ट भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम नहीं कहेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन ठीक है, यहाँ पे नमक कानून तो बिल्कुल नहीं छोड़ना ही है। रॉलेट एक्ट और पंजाब वाला कांड चूंकि जुड़ा हुआ है एक साथ, तो वो एक हम मान सकते हैं, तो बेस्ट आंसर यही हो गया। उसके बाद फिर आप आ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता, अभी हमने बताया था, अधिवेशन आयोजित किया गया और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके अध्यक्ष कौन थे, अभी हमने बताया लाला लाजपत राय। तो आप अलग अलग नहीं कर सकते कि आप एक क्वेश्चन को आप अलग अलग बार बार पढ़े। एक वर्ष में स्वराज, फिर देखिए यूपीपीसी में 2010 में आया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22, आपको जानना चाहिए। आपको सच कही तो हम आगे और भी जानना चाहिए था कि उस आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। चौरी चौरा कब हुआ, 5 फरवरी, उसके बाद क्यों आंदोलन, फिर उसके बाद स्थगित हो गया, वहां तक तो 20 से 22 तक सही है। एक वर्ष के भीतर देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे कह दे कि रिपीट नहीं होता है क्वेश्चन। ये देखिए ये कितनी बार आ चुका है। इसमें बहिष्कार बिल्कुल है, अहमद जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, नहीं किया था, आपका ये आंसर हो गया। अभी हमने बताया आपको, जिन्ना के समर्थन न करने का भी कारण बताई थी हमने आपको। एक तो संवैधानिक कारण तो था ही था कि वो विधान परिषदों में शामिल होना चाहते, वो भी उनका पक्ष था उसमें शामिल होकर और अंग्रेजों का विरोध किया जाए, प्लस खिलाफत का एक मुद्दा था ही। फिर देखिए आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की। कैसे कह रहे रिपीट नहीं होता है, बिल्कुल रिपीट होता है, नागपुर अधिवेशन।
फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी, अभी हमने कहा कि अगर नागपुर अधिवेशन की बात हुई तो 2-3 मुद्दे हमने कांग्रेस समिति की बात कही, हमने आपको भाषाई आधार पर उसकी बात कही। तो अगर हम जान गए नागपुर अधिवेशन की डिटेल में तो 3-4 क्वेश्चन अपने आप तैयार हो गए। एक्सप्लेनेशन तो करेंगे तो फायदा तो है ही है। फिर उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट और भी कोई क्वेश्चन है क्या? अभी तो हमने कुछ क्वेश्चन को निकाला है, नहीं चले ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन की बात हुई, इसमें लगा 10 मिनट आपको। अब यहां पे आप लगाने के बाद जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो कुछ कुछ चीजें आपको भूलती भी है। भाई नागपुर अधिवेशन मैंने पढ़ा तो है, फला अध्यक्ष थे, बट कुछ चीजें और भी थी उस अधिवेशन में। तो नोट्स पे जाइए और पूरा नागपुर अधिवेशन डिटेल में पढ़ जाइए, जो खास खास बातें हैं। यही तरीका इसमें बेस्ट है इस 4 महीने में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर्स, ये 6 बड़े सेक्शन है। इनमें से कोई 5 पहले तगड़ा चुन लीजिए, कोई भी 5 करंट अफेयर्स जरूर साथ में रखते हुए, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, जो करीब करीब 30 से 35 क्वेश्चन कवर कर रहा है। उसके बाद जो बचे हुए 4 हैं उनमें से कोई चूज कर लीजिए, आप 100 क्वेश्चन के आसपास में यहां से क्वेश्चन आते हैं। और जो दूसरा जो सेक्शन बच रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी, या अगर हिस्ट्री छोड़ते हैं तो हिस्ट्री, या फिर अगर साइंस छोड़ते हैं तो साइंस, तो आप देखेंगे वहां से भी अगर आप 50% भी कर पाते हैं, 40% भी कर पाते हैं तो 100 पास हो जाएगा। तो अब समय के हिसाब से रणनीति आप बनाइए। आप एक सिरे से पढ़ना शुरू कर देंगे कि पूरे हिस्ट्री पढ़े हैं फिर नोट्स कहीं उसी बनाने लगे, फिर संभव नहीं है। अब जो समय है उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि एक पहले क्वेश्चन लगाइए। कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि हम नहीं आ रहा है बिल्कुल, लेकिन हाई इंपॉर्टेंट बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन लगाने का ये भी एक फायदा है। तुरंत अपने नोट्स में अपने विभिन्न सोर्सेज से उसका एक थोड़ा सा नोट्स बनाइए, ताकि अब आ जाए तो दिक्कत ना होने पाए। क्योंकि क्वेश्चन लगाने में एक जानकारी और मिलती है, कभी कभी हम अपना नोट्स तैयारी जब बनाते हैं करते हैं तो कभी कभी कोई जगह अछूता रह जाता है बनाने के दरमियान, और वो क्वेश्चन जब लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको एहसास हो जाता है कि फला जगह छूट गया था, फिर आप उसको नोट्स बना लीजिए अपना। ठीक, तो हम समझते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन लगाना जरूरी है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बल्कि क्वेश्चन का जगह रिपीट होता है। क्वेश्चन लगाने का तरीका गलत होता है, इसलिए हमेशा शिकायत होती है कि क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सेम तो रिपीट होते नहीं है। तो हम समझते हैं कि मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बचे हुए समय का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अब हमको लगता है कि आपको कम से कम 8, हम तो कहेंगे 10 घंटे अब पढ़ने चाहिए बचे हुए 4 महीने में। फिर लास्ट मंथ में तो वो 12 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समय समय के साथ अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे बदलते रहिए।